डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पटना में सीएम नीतीश ने जेपी गंगापथ पर सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश, लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विकसित करने के निर्देश। नए साल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पहला जनदर्शन। जनदर्शन में 1880 से अधिक शिकायतें, त्वरित निराकरण के निर्देश। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र वितरित। हर आवेदन का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश। चाईबासा के सारंडा पोड़ाहाट जंगल में बेकाबू हाथी का आतंक। हाथी के हमलों में अब तक 21 ग्रामीणों की मौत। वन विभाग रात में कर रही हाथी की ट्रेसिंग। जल्द हाथी को काबू में करने का दावा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की बिहार की खबरों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगापथ पर चल रहे लैंडस्केपिंग, पौधारोपण और सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकसित किए जा रहे पार्क का निरीक्षण किया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ये पार्क गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेपी गंगापथ पर पार्क विकसित होने से हरियाली बढ़ेगी और यहां आने वाले लोग अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधारोपण होने से ये क्षेत्र हरा भरा दिखेगा और जेपी गंगापथ एक अद्भुत परियोजना है जिसका सौंदर्यीकरण बेहतर ढंग से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये क्षेत्र लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जेपी गंगापथ पर लोगों के लिए सड़क सुरक्षा और निर्बाध आवागमन भी जरूरी है, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। मुंगेर जिले के सीमावर्ती पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में गुरुवार को नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त आसूचना के आधार पर चलाए गए संयुक्त विशेष अभियान के दौरान AK-47 राइफल के 49 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये विशेष अभियान मुजफ्फरपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप सिंह के पर्यवेक्षण तथा 215 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के कमांडेंट विनोद कुमार मोहरिल के नेतृत्व में दिनांक 8 जनवरी 2026 को चलाया गया। अभियान में 215 बटालियन CRPF की A एवं B कंपनी टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। गुप्त सूचना के आधार पर B कंपनी 215 बटालियन CRPF पैसरा की टीम ने सुआसीन पहाड़ के समीप नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए AK-47 राइफल के 49 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए। बरामदगी के बाद सुरक्षा बलों द्वारा आसपास के इलाकों में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि किसी अन्य नक्सली गतिविधि, हथियार या विस्फोटक सामग्री का पता लगाया जा सके। CRPF अधिकारियों के अनुसार 215 बटालियन द्वारा जमुई और मुंगेर जिलों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई से नक्सलियों की गतिविधियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। भागलपुर में महागठबंधन की ओर से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। स्टेशन चौक से समाहरणालय गेट तक जुलूस निकाला गया, जहां उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू का पुतला दहन किया गया। ये विरोध बिहार की महिलाओं और बेटियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने सार्वजनिक मंच से ये कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं, जो बिहार की महिलाओं और बेटियों का घोर अपमान है। इस बयान के सामने आने के बाद बिहार में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच गिरधारी लाल साहू ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बावजूद इसके महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला भी है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल के भागलपुर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल, राजद नेता जेड हसन, वीआईपी पार्टी की नेत्री अपर्णा राबिया खातून सहित बड़ी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि गिरधारी लाल साहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बिहार की महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बिहार की महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिले। खबर सहरसा से है, जहां आज व्यवहार न्यायालय में मॉक ड्रिल किया गया। एसपी हिमांशु के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय परिसर में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान व्यवहार न्यायालय के जज, पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में न्यायालय परिसर में मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल सुरक्षा को लेकर किया गया है। ये मॉक ड्रिल बिहार में कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सुरक्षा को लेकर किया गया। इस बाबत जज इंचार्ज रजिस्ट्रार की माने तो ये मॉक ड्रिल सुरक्षा को लेकर किया गया है ताकि सभी लोग सतर्क और जागरूक रहें। बिहार के सहरसा जिले के सोनवर्षराज प्रखंड में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए मंगुआर पंचायत पहुंचा। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पावर सबस्टेशन के निर्माण के लिए सरकारी जमीन चिन्हित की गई थी, जिस पर लंबे समय से स्थानीय लोगों का अतिक्रमण बताया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अचल प्रशासन और पुलिस बल जेसीबी मशीन के साथ जमीन खाली कराने पहुंचा था। जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, मौके पर मौजूद ग्रामीण उग्र हो गए और देखते ही देखते प्रशासन से उनकी भिड़ंत हो गई। ग्रामीणों ने लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें सोनवर्षाराज के बीडीओ, सीओ और बसनी थाना की सरकारी गाड़ियों समेत फायर ब्रिगेड वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस झड़प में कुछ पदाधिकारियों के घायल होने की भी सूचना है। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोकनी पड़ी और टीम को पीछे हटना पड़ा। बताया जा रहा है कि मंगुआर पंचायत के डीटोला विषहरा मंदिर के पास स्थित सरकारी जमीन पर पावर सबस्टेशन प्रस्तावित था, लेकिन ग्रामीणों के कब्जे के कारण विवाद खड़ा हो गया। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की पेशा नियमावली को लेकर तीखा विरोध दर्ज कराया है। रांची स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह नियमावली वर्ष 1996 के मूल पेशा कानून और संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर सरकार की मंशा को उजागर करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान बाबूलाल मरांडी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें बाबू कोयला और पत्थर की चोरी को सरकारी संरक्षण मिलने का आरोप लगाया गया है। मरांडी ने राज्य सरकार से मांग की कि भ्रष्ट अधिकारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार का खामियाजा केवल आम जनता ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों को भी भुगतना पड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और प्रशासनिक ढिलाई के कारण झारखंड में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। कि भाई जो लोग भी फैथ और प्रैक्टिस करते, ये जो हमने कहा कि झारखंड में जैसे 35 जातियां हैं जनजाति में से और पूरे देश में 700 अधिक। फेथ और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम संथाल हैं। हम संथाल इसलिए है कि हमारा जो फेथ है वो क्या है, हम मारांग गुरु को मानते हैं, जाहिर आयो को मानते हैं, और प्रैक्टिस हमारा क्या है,
कि हम जाहिर थान में पूजा करते और मांझी थान में हम पूजा करते इन देवी देवताओं की, ये हमारा प्रैक्टिस है। इस एक्ट में उसी बात को कहा कि जो अपनी क्या कहते हैं रूढ़ी जन विधि और सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं झारखंड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली को लेकर वर्षों से चली आ रही अड़चनें अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। विधि विभाग और वित्त विभाग से सहमति मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने इस नियमावली को अपनी स्वीकृति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक कार्मिक विभाग से अंतिम सहमति मिलते ही आज प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इसे पारित किए जाने की प्रबल संभावना है। यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो राज्य में अभियंत्रण सेवा की नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा और लंबे समय से इंतजार कर रहे अभियंताओं की बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि झारखंड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली पिछले करीब 9 वर्षों से लंबित थी। इसे लागू नहीं किए जाने को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने प्रशासनिक उदासीनता पर कड़ी नाराजगी जताई थी। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि इतने लंबे समय तक नियमावली को लंबित रखना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी शामिल हैं, उन्होंने 4 अक्टूबर 2025 के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस महेश शरचंद्र सोनक ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सुबह 9:30 बजे राजधानी रांची स्थित लोक भवन के बिरसा मंडप में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें, जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक इससे पहले मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। वहीं बीते कल हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान के कार्यालय की समाप्ति पर उनके विदाई समारोह का आयोजन कोर्ट परिसर में ही हुआ था। I, Mahesh Chandra Sonak, have been appointed Chief Justice of the Jharkhand High Court at Ranchi. having been appointed Chief Justice of the Jharkhand High Court at Ranchi, Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. सारंडा पोड़ाहाट के घने जंगलों में एक बेकाबू हाथी आतंक का पर्याय बन गया है। इस हिंसक हाथी के हमलों में अब तक 21 ग्रामीणों की जान जा चुकी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में भय के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोग जंगल से सटे इलाकों में जाने से बच रहे हैं। वन विभाग लगातार हाथी को ट्रेस कर उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में डीएफओ आदित्य नारायण ने बताया कि रात के समय हाथी की निगरानी की जा रही थी, लेकिन ट्रेसिंग के दौरान हाथी तेजी से स्थान बदलता रहा, जिससे अभियान में कठिनाई आ रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा से आई विशेषज्ञ टीमों को भी अभियान में लगाया गया है। ये टीमें लगातार जंगलों का दौरा कर हाथी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। वन विभाग का दावा है कि जल्द ही हाथी को नियंत्रित कर ग्रामीणों को राहत दिलाई जाएगी। छः वर्ष से डेपो पर बैठा हूँ और आप लोग जान रहे हैं कि सरंडा पोड़ाहाट में लगातार हाथियों का आतंक चल रहे। तो मैं बात करूँगा सर से कि अभी तक में क्या वन विभाग की तरफ से किया गया। हमारे यहाँ जितनी भी टीम्स अवेलेबल है उनको लगा दिया गया है। सिक्योरिटी जो है बाहर की भी, जो बंगाल की टीम है, जो बांकुड़ा की टीम है, उनको भी हमने बुला के लगाया गया है। और बाकी जो संस्थान है जो काम करती है कंजर्वेशन के क्षेत्र में, उनसे भी हम लोग सहायता ले रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की टीम भी रास्ते पे है, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त उड़ीसा की जो टीम है उनसे भी हम लोगों ने, वो भी वहाँ पे मौजूद है हमें मदद करने के लिए। ये जो घटना है पिछले एक सप्ताह से सिंगल एक तस्कर है, दंतैल हाथी है, उसके द्वारा किया जा रहा है। अब वो क्यों इस प्रकार से बर्ताव कर रहा है, एक तक बुखार क्यों हो गया, ये अभी तक बस अनुमान ही लगाया जा रहा है। इसका पुख्ता कुछ अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। और ये
रात में ही मूव करता है और काफ़ी तेज मूव करता है। रात में हम लोग कंटिन्यूस ट्रैकिंग करते रहते हैं, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अच्छा यहाँ देखा गया, इसके बाद वहाँ उस गाँव में देखा गया, कंटिन्यूसली उसके पीछे हम लोग मूव कर रहे हैं। 4-5 टीम रात में कंटिन्यूसली लगी हुई है, लेकिन वो इतना तेज मूव कर रहा है कि उसको हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं या लोकेट कर पा रहे हैं। और बीच में कल की बात है कि कल कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था रात में। ये आज सुबह की बात है कि यहाँ मझगांव में दिल्ली सागर में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। वहाँ अभी सारी टीम हमारी लगी हुई है, उसको भगाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। पढ़ा के राजा और अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्र कार्यकारी अध्यक्ष सोमा मुंडा की हत्या के खिलाफ खूंटी जिला में आदिवासी समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिसके कारण गुरुवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आदिवासी समाज के लोगों ने चाईबासा, सिमडेगा और जमशेदपुर मार्ग समेत शहर के सभी प्रमुख रास्तों को जाम कर दिया, जिससे पूरे जिले में आम जनजीवन की गतिविधियां थम सी गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने दोपहिया वाहनों तक को रोककर नारेबाजी करते हुए हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद सोमा मुंडा का शव जुलूस के रूप में भगत सिंह चौक लाया गया और वहां सड़क के बीच शव रखकर प्रदर्शनकारियों ने डीसी और एसपी को वहां बुलाने की मांग पर अड़े रहे। फिर करीब 4:30 बजे खूंटी डीसी आर रोनेटा और एसपी मनीष टोपो भी भारी सुरक्षा व्यवस्था में वहां पहुंचे और आदिवासी नेता मार्शल बारला ने भीड़ की ओर से मांग पत्र अधिकारीगण को सौंपा, जिसमें सोमा मुंडा के हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को 5 करोड़ मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, उच्च स्तरीय जांच और सोमा मुंडा को शहीद का दर्जा देने की बात कही गई। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने शहर के बार संचालकों के साथ देर शाम एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने मौके पर उपस्थित विभिन्न बार संचालकों को कई निर्देश देते हुए ये कहा कि बार संचालक को अब बाउंसर के साथ स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना अनिवार्य होगा। इस बैठक में कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय, रांची सदर डीएसपी सहित कई थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। जानकारी दे दें कि रांची के कोतवाली थाना परिसर में हुई इस बैठक में शहर के लगभग सभी बार संचालक पहुंचे थे। इस दौरान एसएसपी राकेश रंजन ने संचालकों को नए नियमों से अवगत कराते हुए ये भी निर्देश किया कि अब बार संचालकों को बार के अंदर हुए मारपीट या छोटी मोटी विवाद को भी स्थानीय थाना को सूचना देना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वर्ष के पहले जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जनदर्शन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुना और कई मामलों में मौके पर ही त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। वहीं लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से दिव्यांगजनों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर जरूरतमंद दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर एवं श्रवण यंत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सम्मान, स्वावलंबन और बेहतर जीवन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज 9 वर्ष 2026 का ये पहला जनदर्शन का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री निवास में और आज कुल 1880 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास, स्वेच्छानुदान, राजस्व विभाग से संबंधित, पेंशन से संबंधित, स्वास्थ्य बीमारी के इलाज के लिए सहायता, समाज कल्याण विभाग से व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया है। 6 ट्राईसाइकिल का आज वितरण किए हैं और श्रवण यंत्र 4 लोगों को प्रदान किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है और बहुत जल्द ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले 18 महीनों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 505 माओवादियों को मार गिराया है। 2386 नक्सलियों के आत्मसमर्पण उन्होंने किया है और 1901 की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति से लोग मुख्यधारा में वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के लिए नई पुनर्वास नीति बनाई गई है, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के भविष्य को सुरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में नक्सलवाद अभी भी सक्रिय है, लेकिन सरकार का दावा है कि वो जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लेगी। बिल्कुल जो डेडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया है 31 मार्च 2026 का, वो बिल्कुल उनका संकल्प पूरा होगा। 3 महीना और माना जाए कि 3 महीना बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। रायपुर नगर पालिका निगम की मेयर इन काउंसिल यानी MIC की बैठक महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें शहर के समग्र विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 10 ऐसी AC बस स्टॉप निर्माण के प्रस्ताव को निरस्त करने, खालसा स्कूल के सामने से हटाए गए 69 दुकानदारों को क्रिस्टल आर्केड के सामने व्यवस्थित करने, कुशालपुर क्षेत्र में जलभराव रोकने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए के नाला व पाइपलाइन कार्य, नगर निगम के 157 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे। बैठक में रायपुर शहर के 6 प्रमुख मार्गों को नो फ्लेक्स जोन घोषित करने, जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल बोर्ड के गठन, ड्रेनेज और सीवर सफाई के लिए अत्याधुनिक ड्रेन मास्टर मशीन सहित अन्य मशीनों की खरीदी को मंजूरी दी गई। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा क्षेत्र से नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पीड़िता बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे अपनी एक सहेली के साथ घूमने के बहाने महुआ डाना के पास जंगल गई थी। आरोप है कि वहां उसे खाने की चीज में नशीली गोली मिलाकर खिलाई गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। पीड़िता ने बाद में अपने परिचितों को आप बीती बताई, जिसके बाद मामला सामने आया। पीड़िता ने यह भी बताया कि यही सहेली 2 दिन पहले भी उसे घूमने के बहाने ले गई थी, जहां एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण उसने पहले किसी को कुछ नहीं बताया। बताया जा रहा है कि पीड़िता पिछले 3 वर्षों से अपने नाना के यहाँ रह रही है। लड़की सिवनी मालवा अस्पताल से यहाँ पर रेफर हुई है, तो माइक 1 सर SP सर के आदेश पर मैं सिवनी उस लड़की के पास गई, उसके बयान वगैरह लिए, मैंने पूछताछ करी, जिस पर ये लड़की के द्वारा बताया गया है कि वो एक उसके मोहल्ले का लड़का था, उसका नाम अन्ना बाथाव है, उसके साथ वो ढेकना के पास गई थी और वहाँ पर उसके अन्ना के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। उसके कुछ दिनों बाद उसका बॉयफ्रेंड है अल्लू मुसलमान, उसके साथ भी वो उधर ही गई थी ढेकना पे, और वहाँ पे अल्लू के द्वारा भी उसके साथ गलत काम किया गया था। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। वसई विरार मनपा चुनाव को लेकर महायुति में बड़ा विवाद सामने आया है। शिवसेना विधायक विलास तरे ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय सीट समझौते का उल्लंघन करते हुए 7 अतिरिक्त AB फॉर्म बांटे हैं। विलास तरे ने कहा कि महायुति में पहले से तय फॉर्मूले के तहत भाजपा और शिवसेना ने अपने अपने उम्मीदवार तय किए थे और शिवसेना ने पार्टी अनुशासन का पालन भी किया, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा अतिरिक्त AB फॉर्म देने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है और ये महायुति धर्म के खिलाफ है। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की। पटियाला की सेंट्रल रिफॉर्म्स जेल में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पटियाला पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पटियाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP वरुण शर्मा स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की। पुलिस टीमों ने जेल परिसर की सघन तलाशी ली ताकि अवैध गतिविधियों और प्रतिबंधित सामान की मौजूदगी को रोका जा सके। मोगा जिले के गांव फतेहगढ़
कोरोटाना में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की पहचान लवप्रीत के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त दिलप्रीत के साथ मोगा से मेला देखकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान कार सवार हमलावरों ने पहले उनकी बाइक को टक्कर मारी और फिर दोनों पर हमला कर दिया। इस घटना में लवप्रीत की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई, जबकि उसका दोस्त दिलप्रीत गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दोनों घायलों को पहले कोटिस खान अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर मोगा अस्पताल रेफर किया गया। मोगा अस्पताल में इलाज के दौरान लवप्रीत की मौत हो गई। डीएसपी धर्मकोट जसविंदर सिंह ने बताया कि ये घटना बीती रात करीब 9:30 बजे हुई और प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश सामने आई है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।